हाय एवरीवन एंड वेलकम टू लीगल लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बीएसए एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के हिस्ट्री को कवर करेंगे। बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डेवलपमेंट को हम 4 पीरियड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि हैं हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड 21st सेंचुरी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू पीरियड की। हिंदू पीरियड में कई ऐसे फैक्ट्स, लॉजिक्स, मटेरियल्स मौजूद हैं जिससे उस पीरियड में एविडेंस लॉ के यूज को कंफर्म किया जा सकता है। उसी में से एक है धर्मशास्त्र, जिसने एविडेंस को 4 कैटेगरी में रिकॉग्नाइज किया, जो कि हैं लेख्य, साक्षी, भुक्ति और भोग एंड दिव्य। सबसे पहले बात करते हैं लेख्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। लेख्य को साक्षी यानी कि ओरल एविडेंस से ज्यादा महत्व दिया जाता था एंड इसके लिए यानी कि लेख्य के लिए प्रोविजंस, लॉज, रूल्स वगैरह भी बनाए गए थे। लेख्य को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी राज्य साक्ष्य की है। राज्य साक्ष्य वो डॉक्यूमेंट्स होते थे जिन्हें कोर्ट में क्लर्क के द्वारा लिखा जाता था। इसके बाद आता है साक्ष्यक यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जिसे किसी प्राइवेट पर्सन ने लिखा है लेकिन वो विटनेस द्वारा अटेस्टेड है। और इससे कम श्रेणी में आने वाला है असाक्ष्य यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसे किसी प्राइवेट पर्सन ने लिखा है बट उसमें किसी भी विटनेस का अटेस्टेशन नहीं है। इसके बाद साक्षी यानी कि ओरल एविडेंस। ये वो एविडेंस होते हैं जिन्हें विटनेस कोर्ट में आकर बोलता है, जिसने क्राइम को अपनी आंखों से देखा हो या फिर वो उस टाइम पर वहां पर प्रेजेंट हो। इस एविडेंस का नेचर क्रिमिनल और सिविल केसेस में डिफरेंट होता था। सिविल केसेस में इन पर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई किए जाते थे, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इन पे स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं किए जाते थे। क्राइम्स अक्सर ऐसे जगहों पर होते थे जहां पर ज्यादा लोग मौजूद ना हो, यानी कि फॉरेस्ट पर या फिर किसी सुनसान जगह पर होते थे। तो वहां पर किसी एक विटनेस की गवाही के हिसाब से स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करना जस्टिफाई नहीं होता था। तो उन केसेस पर जजेस क्वेश्चन करके, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से जजमेंट देते थे। यानी कि दोनों पार्टीज को सुनने के बाद जज को जो भी सही लगता था उस बेसिस पर केस को डिसाइड किया जाता था। इसके बाद अगला है भुक्ति और भोग। एंशिएंट इंडिया में इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर प्ले करता था। तो भुक्ति और भोग वो लॉज होते थे जो कि जमीन से रिलेटेड सारे मैटर्स को रिजॉल्व करते थे। एंड भुक्ति को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं भुक्ति सगमा और भुक्ति अगम। बात करें भुक्ति सगमा की तो प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप और पोजेशन के राइट को डील करता है, यानी कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम पर है, फिलहाल उस प्रॉपर्टी को कौन यूज कर रहा है, उससे प्रॉफिट कौन एक्वायर कर रहा है, इन सब बातों को भुक्ति सगमा डील करता था। अब वहीं भुक्ति अगम की बात करें तो वो ओरिजिन को डील करता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से, उसे खरीदा गया है या फिर गिफ्ट मिली है या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके की प्रॉपर्टी है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, इसे भुक्ति अगम डील करता था। तो नारद स्मृति कहती है कि जब तक किसी पर्सन के पास अगम ना हो यानी कि ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी ना हो, तब तक भले ही वो उस प्रॉपर्टी को 100 साल तक क्यों ना यूज कर रहा हो, राजा उसे पनिशमेंट देगा, क्योंकि अगम होना, किसी भी प्रॉपर्टी का ओरिजिन होना बहुत ही जरूरी था भुक्ति के रूल्स के अनुसार से। वही मिताक्षरा कहता है कि प्रॉपर्टी का यूज उसके ओनरशिप को डैमेज नहीं करता, लेकिन वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डैमेज कर देता है। देखो, सपोज करते हैं ये एक्स है एंड ये वाई है और ये प्लॉट ऑफ लैंड है। अब ये लैंड जो है ना, सपोज करते हैं कि ये लैंड एक्स का है, लेकिन एक्स को पता है कि हर साल वाई इस लैंड पर खेती कर रहा है और खेती करके बढ़िया फसल उगाता है, जाके बाजार में बेच आता है और खूब पैसे कमा के ऐश कर रहा है। एक्स को ये बात पता है और ये काम वाई लगातार हर साल से किए जा रहा है। सपोज करते हैं उसने 5 साल से ये सारा काम किया है।
और 5 साल तक एक्स इसको कुछ नहीं बोलता है, शांति से बैठे रहता है। 5 साल बाद ये जाता है एंड कंप्लेन करता है कि भाई वाई मेरे खेत से ऐसे ऐसे काम कर रहा है। तो मिताक्षरा के अनुसार इस केस में एक्स को अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल तो मिल जाएगा, वाई ये सब काम करना रोक देगा, एक्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको टाइटल मिल जाएगा, लेकिन वाई ने इस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट गेन किया है ना, वो एक्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही बात मिताक्षरा कहती है कि प्रॉपर्टी का यूज उसके ओनरशिप को डैमेज नहीं करता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डैमेज कर देता है। तो यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो खेती की प्रॉफिट थी, तो यहाँ पर वो प्रॉफिट डैमेज हो गया, लेकिन टाइटल अभी भी एक्स के पास ही रहेगा। ये बात है दिव्य यानी कि डिवाइन टेस्ट। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती थी जहां पर कोई एविडेंस मौजूद ही ना हो, उस समय राजा महाराजा डिवाइन टेस्ट का यूज करते थे। अब ये बहुत ही लिमिटेड एंड कम सिचुएशंस में यूज होता था क्योंकि बहुत खतरनाक नेचर का होता था। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या थे? अब डिवाइन टेस्ट में ये लोग क्या कराते थे कि आग पे चला दिया नंगे पैर से किसी व्यक्ति को, यहाँ पे आग वाग लगी हुई है, उसके ऊपर बोल दिया कोयले पे चलो, अगर तुम जिंदा बच के आ गए तो तुम सही हो, तो उसके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। किसी को पानी में फेंक दिया, अगर वो पानी से जिंदा निकल के आ गया तो वो सही था, उसके फेवर में जजमेंट हो गया, और मर गया तो कहानी खत्म। इसके बाद पॉइजन टेस्ट होता था, किसी को पॉइजन पिला दिया गया, इसके बाद अगर पॉइजन पीने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच गया तो वो सही, उसके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। तो ये सब डिवाइन टेस्ट भी हिंदू पीरियड के पार्ट थे। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड पे, यानी कि मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में एविडेंस के रूल्स काफी वेल डेवलप्ड हो गए थे, लेकिन जहां हिंदू पीरियड में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, वहीं मुस्लिम पीरियड में ओरल एविडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कुरान के बेसिस पर। यहां पर एविडेंस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। और जो ओरल एविडेंस थे वो भी डायरेक्ट एंड हियरसे एविडेंस, इन दोनों कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। मतलब यहां से हम समझ सकते हैं कि ओरल एविडेंस को काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश मुस्लिम पीरियड में की गई है। साथ ही साथ मुस्लिम पीरियड में डिमीनर ऑफ पार्टीज यानी कि पार्टीज के बिहेवियर को देखा जाता था। इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं, जहां एक्स एक हिंदू स्क्राइब था। स्क्राइब यानी कि वो राइटिंग का काम करता था। उसने शाहजहां के कोर्ट में कंप्लेन की अगेंस्ट वाई। वाई एक मुस्लिम सोल्जर था। एक्स ने कहा कि वाई उसकी बीवी जेड को लेके भाग गया है। इसमें शाहजहां ने जब उसकी बीवी से ये बातें पूछी तो उसकी बीवी ने एक्स को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। उसने कह दिया कि भाई मैं तो इस व्यक्ति को जानती ही नहीं हूं। तब शाहजहां ने कहा कि उसके सामने इंक पॉट पड़ा था, उसने कहा कि इस इंक पॉट में इंक भर दो, एंड उसकी बीवी ने बहुत ही नीटली उस इंक को भर दिया, उस बेसिस पर कि एक हिंदू स्क्राइब की वाइफ को इंक पॉट में इंक भरना तो आता ही होगा। तो इस बिहेवियर को देखते हुए जजमेंट एक्स के फेवर में दे दिया कोर्ट ने। बेसिकली सिचुएशन में पार्टीज के बिहेवियर को देखा गया, उनकी रेगुलर हैबिट्स को देखा गया, एंड उस बेसिस पर इस डिसीजन को दिया गया एक्स के फेवर में। साथ मुस्लिम पीरियड में विटनेस का एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता था, एंड विटनेस का एग्जामिनेशन एक दूसरे से काफी दूर होता था जहां वो एक दूसरे को सुन ना पाए। इसी के साथ मुस्लिम पीरियड में सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी एक्सेप्टेंस दी जाती थी। सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या होते हैं, इसे समझने के लिए सपोज करते हैं एक पर्सन है ए, जो कि घबराया हुआ किसी घर से बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में एक चाकू है और उस पर ब्लड स्टेन लगा हुआ है, और ये सारी चीजें बी देख रहा है दूर से। अब बी जब पास जाके उस घर के अंदर देखता है, सपोज करते हैं उसके अंदर एक पर्सन पड़ा हुआ है जिसका गला चॉप्ड ऑफ है। तो इस सिचुएशन में जो भी बी ने देखा, उसे देख के तो यही लग रहा है कि ए ने उस एक्स पर्सन का मर्डर किया है। तो इसी को सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। इसके बाद मॉडर्न पीरियड आया, एंड मॉडर्न पीरियड के साथ ही साथ इंग्लिश लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ। उसी के साथ सबसे पहले आया मेन कमीशन। मेन कमीशन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि वो इंडिया की सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल उल्टा पड़ रहा था। फिर कुछ समय बाद 1871 में स्टीफन कमीशन को एक्सेप्टेंस मिल गई,
एंड यही स्टीफन कमीशन आगे जाकर इंडियन एविडेंस एक्ट में बदला। 1871 में स्टीफन कमीशन के ड्राफ्ट को एक्सेप्टेंस मिली एंड 15 मार्च 1872 को इसे इनैक्ट किया गया एंड 1 सितंबर 1872 को इसे इन्फोर्स कर दिया गया। एंड दिस वाज सजेस्टेड बाय सर जर्मी बेंथम। सो फाइनली इस सीरीज को फॉलो करते हुए हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आ जाता है। लेकिन इसके बाद हमारी कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से जाते हैं, स्पेशली आफ्टर द कोरोना पीरियड। एंड इसके बाद इस लॉ में भी काफी चेंजेस लाने की जरूरत महसूस होती है। एंड इसी कारण से आता है हमारे पास हमारा BSA यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। रिसेंटली 21st सेंचुरी में काफी टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल एडवांसमेंट हुए हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी एविडेंस के स्कोप को भी एक्सपैंड करना बहुत जरूरी था। एंड इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील किया गया एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया। साथ ही साथ इसमें सेक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया है और वो सारे लॉज जिनकी हमें जरूरत नहीं थी और जिन्हें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी उन्हें इन द रिस्पेक्टेड मैनर किया गया है। इसे प्रेसिडेंशियल असेंट 25 दिसंबर 2023 को मिला और साथ ही साथ 1 जुलाई 2024 को इसे इन्फोर्स कर दिया गया थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें एंड लीगल लॉजिक्स को सब्सक्राइब करें। I'll catch you soon with my next video. Till then, keep watching Legal Logics. Okay, bye.